बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू डीप्स विचुअल क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदफ। चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। टॉपिक आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देखें। सबसे पहले इसकी वर्ड डेरिवेशन देखें। 3 वर्ड्स हैं, एक है एंडो, सेकंड वन इज़ प्लाज्मिक एंड थर्ड वन इज़ रेटिकुलम। एंडो वर्ड डिनोट करता है किसको? इनसाइड को, यानी अंदर। प्लाज्मिक वर्ड किसको? साइटोप्लाज्म को। और रेटिकुलम किसको कह रहा है? नेटवर्क को। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं इसकी वर्ड डेरिवेशन को देखें कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, मेम्ब्रेनियस नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले इसकी हिस्ट्री देखें तो इसे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व सेल के अंदर गार्नियर साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन के बाद फर्दर स्टडी की थी 3 साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर पे, और इसके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। 3 साइंटिस्ट के नेम है पोर्टर, क्लॉड एंड फुलर्स। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टर्म किसने यूज़ की थी? पोर्टर ने। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया था? पोर्टर ने। दोबारा से मैं बता रही हूँ, ऑब्जर्व इसे गार्नियर साइंटिस्ट ने किया था। स्ट्रक्चर इसका पोर्टर, क्लॉड एंड फुलर्स ने दिया था। टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? पोर्टर ने। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अकरेंस देखें, ये प्रेजेंट किस में होता है? ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल, यानी जो ह्यूमंस भी एग्जाम्पल मैमल्स के जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स है, इमेच्योर में प्रेजेंट होता है। मैच्योर में रेड ब्लड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल सब में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। टॉपिक की तरफ मेजर आती हैं तो हमारे पास अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, कौन सी माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वहाँ पे हमें ये जैसे सेल है, न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक पूरे पार्ट तक एक हमारे पास नेटवर्क नज़र आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। और इस नेटवर्क को हमने क्या नाम दे दिया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दोबारा से मैं बता रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे चैनल्स हैं जो एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, दूसरी साइड पे ये जाके किस पे ख़त्म होती है? सेल मेम्ब्रेन पे। या अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, और बाहर हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये सारा रीजन कौन सा है? साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होती हैं और साइटोप्लाज्म तक ये ख़त्म होती हैं। इन चैनल्स को हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? अब ये वाली मेम्ब्रेन्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये हमारे पास सेल टू सेल वेरी करती हैं। कैसे? हम देखते हैं, ये आपको डायग्राम से जैसे बच्चों नज़र आ रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, और यहाँ आगे हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा ब्लू वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली से क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स हैं, ये आपको ब्लैक कलर की जो नज़र आ रही है ये मेम्ब्रेन्स हैं। मेम्ब्रेन्स के अंदर ये वाला सारा ब्लू रीजन हमारे पास कौन सा आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट पे कंसिस्ट हुआ है। एक हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टर्ने, इसके सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं वेसिकल्स, इसके थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। आई समझ? इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट पे कंसिस्ट हुआ है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब सिस्टर्ने क्या है? डायग्राम से देखें, ये आपको जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो इस नज़र आ रहे हैं, ये वाला पार्ट इस तरह के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? सिस्टर्ने। क्लियर हो गया? सिस्टर्ने के साथ हमारे पास छोटे छोटे इस तरह प्रेजेंट होती हैं। सिस्टर्ने के साथ हमारे पास छोटे छोटे इस तरह दानों की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेसिकल्स।
ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ऐसे ट्यूब्यूल्स लाइक फुल जो स्ट्रक्चर है उसे हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जैसे स्फेरिकल्स और ट्यूबलेस जो मेम्ब्रेन्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। सिंगुलर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टर्ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं, अच्छा तो ये थे हमारे पास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चर के बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स पे जाती हैं। ठीक है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑन द बेसिस ऑफ उसकी मार्फोलॉजी की बेस पे 2 टाइप्स है। मार्फोलॉजी यानी उसके स्ट्रक्चर की बेस पे इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलती हैं बच्चों? जब हमारे पास रफ वर्ड हम लोग किसी भी खुरदरी चीज़ के लिए बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे दाने लाइक या ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उसके लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे छोटे छोटे दाने प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिस पे छोटे छोटे हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि ये डायग्राम में ये देखें, ये छोटे छोटे जो आपको दाने नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया क्लास? लेकिन वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस स्मूथ है यानी बिल्कुल नीट है, एक जैसी है, जिस पे कोई दाने वगैरह नहीं प्रेजेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इर्द स्मूथ सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे RER से डिनोट करते हैं। R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। ठीक है, अब जैसे सेल को अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सेल मेम्ब्रेन तक हमारे पास फैले होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास न्यूक्लियस के करीब करीब होती हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास ज़्यादातर किसके पास प्रेजेंट होती हैं? सेलुलर मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो अब मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेजर फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस कार्य होते हैं? जैसे कि यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये डायग्राम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ अटैच है? हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यानी न्यूक्लियस के साथ। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें जो आपको ये छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं इन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्लियर आ गया? अब हमारे पास यहाँ से अंदर DNA रेप्लिकेशन का प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। उसका पहला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का होता है, यानी DNA से क्या बनता है? मैसेंजर RNA। ये रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA बनने के बाद बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आकर ये उन राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है जो राइबोसोम हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्रेजेंट है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स हैं ये इस मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोटीन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंटर हो जाएगी। ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं दाने, ये हमारे पास क्या हैं? प्रोटीन के। अब ये प्रोटीन इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो अंदर पर्पल वाला स्ट्रक्चर है इसे ल्यूमन बोलती हैं बच्चों, ल्यूमन। इन ल्यूमन में से ये पास करते हुए आती हैं, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इसके अंदर ये जो प्रोटीन है ये मैच्योर होती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन हमारे पास मैच्योर होती है और ये प्रोटीन फिर लास्ट में वेसिकल्स की फॉर्म में इसमें से अलग होके कहाँ पे चली जाती है? या तो सेल के अंदर या सेल से बाहर
जो है फर्दर अगर बॉडी को ज़रूरत है तो वो चली जाती है। तो इस तरह हम कहती हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके साथ मेजर जो पार्ट राइबोसोम्स अटैच होती हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रही होती हैं, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के बाद या तो वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है या तो फिर वो सेल से बाहर चली जाती है ताकि वहाँ पे बॉडी उसे यूज़ कर सके स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, लेकिन ये कौन सी सिंथेसिस कर रही होती है, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा लिपिड सिंथेसिस के बाद ये हमारे पास ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सिफाई करती हैं कि अगर ड्रग्स में कोई केमिकल्स कोई हमारे पास टॉक्सिक वगैरह प्रेजेंट है तो उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रही होती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास नर्व इम्पल्सेस, मसल्स इम्पल्सेस, सिंपल हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में भी हेल्प आउट कर रही हैं। कैसे, हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन के करीब होती हैं। सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो नर्व इम्पल्सेस वगैरह आती हैं ये उन नर्व इम्पल्सेस को कहाँ तक पहुँचाती हैं, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। और इसी तरह ये अपना प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती हैं। इसके अलावा ये मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया था साइक्लोसिस के प्रोसेस में ये मटेरियल को लेके एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाती हैं। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सेल को, यानी कि सेल की शेप को मेंटेन करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे पास सेल है, सेल में ये इस तरह प्रेजेंट होती है और अगर सेल के ऊपर कोई बर्डन वगैरह कोई प्रेशर वगैरह एग्जर्ट हो तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल जो है अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। तो ये था सारा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करती हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले 3 वर्ड से डिराइव हुआ है। एंडो वर्ड डिराइव शो करता है इनसाइड को, जबकि हमारे पास प्लाज्मिक वर्ड शो करता है साइटोप्लाज्म को। रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व गार्नियर ने किया था। स्ट्रक्चर इसका 3 साइंटिस्ट पोर्टर, क्लॉड एंड फुलर्स ने दिया था और एंडोप्लाज्मिक टर्म पोर्टर ने यूज़ की थी। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है सिर्फ मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में, मेमल्स का जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है साइटोप्लाज्म तक, और इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट में सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स पे कंसिस्ट करता है। सिस्टर्ने हमारे पास इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती है। इसके अलावा इसकी टाइप्स 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स करती है, उसे फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में भेज देती हैं और इस तरह फर्दर प्रोसेसिंग उसके अंदर हो रही होती है, ठीक है। और फिर वो जो प्रोटीन बनती है या तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है या फिर सेल उसे जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो वाली है जिसकी सरफेस स्मूथ होती है, जिसके साथ राइबोसोम्स एब्सेंट होती हैं और ये लिपिड की सिंथेसिस भी करती हैं, ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करती हैं, नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन भी करती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास सेल में मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। क्लियर हो गया? बुक से आप लोगों ने होमवर्क किए हैं, इसे लाजमी पढ़ना है। ना समझ आए तो बच्चों मुझसे लाजमी पूछें, ठीक है। तो ये था आज हमारा टॉपिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स से करती हैं, क्योंकि ये हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होती हैं, ब्लड में इंटर होते हैं, ब्लड सेल्स को देती हैं, सेल में फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। और लिपिड्स के जितने भी हमारे पास हार्मोन्स भी लिपिड नेचर के होते हैं, जैसे हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स और सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस वगैरह, ये भी सारे लिपिड्स नेचर के होते हैं और ये इन्हें कौन बना रहे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।